Yes. Hello everyone. As you all know, your CBSE final paper is going on और मैथ्स का पेपर काफी इस बार थोड़ा टिपिकल आ गया था, आप लोगों को पता ही होगा। तो अभी जो रिमेनिंग है साइंस और एसएसटी मेन पेपर, आज इंग्लिश का भी हो गया होगा। तो मैं अपने तरफ से एक आप लोगों के लिए एक छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको साइंस की और एसएसटी की जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा। साइंस में तीनों सब्जेक्ट का अलग अलग, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ऐसे ही मैं एसएसटी में भी करवाऊंगा। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। तो इसमें मैं चैप्टर वाइज साइंस का करवा रहा हूँ पहले। इसमें मैं ऐसे करेंगे अपन कि हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑल ओवर साइंस के। उसमें बहुत न्यूमेरिकल भी होंगे और स्टैटिक वाले जो पोर्शन होते हैं वो भी होंगे। तो आज मैं फिजिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर हमने इलेक्ट्रिसिटी लिया है। तो इलेक्ट्रिसिटी में देखो, जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, सबसे ये ओम्स लॉ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। आपको पता होगा कि ओम्स जो है हमारे एक फिजिक्स थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ओम्स लॉ दिया था, है ना। अच्छा, ओम्स लॉ कहता क्या है? ओम्स लॉ दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताता है ना। वो दो क्वांटिटी क्या है? एक तो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और एक क्या है? करंट। अच्छा, ये कहता क्या है कि मान लो कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है ना। सपोज हमारा ये वायर है और इसमें क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है ना। तो करंट फ्लो हो रहा है तो फ्लोइंग ऑफ करंट मतलब फ्लोइंग ऑफ चार्ज को ही तो करंट बोलते हैं। और जो करंट फ्लो होता है वो किसके वजह से होता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। सिंपल सी बात है कि मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ पे पोटेंशियल कम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करती है, और इसी को हम बोलते हैं फ्लोइंग ऑफ चार्ज। और ये इवेंचुअली बन जाता है इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो ये है हमारा। तो ओम्स लॉ जो है वो यही बताया था उन्होंने कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर में जो हमारा करंट फ्लो होता है, तो वो कैसे रिलेटेड होता है? पोटेंशियल डिफरेंस से। उन्होंने डायरेक्ट रिलेशन बताया था, V इज प्रोपोर्शनल टू I। अच्छा, इसके बारे में आपको पता है डायरेक्ट दो रिलेशन होते हैं ना। एक होता है डायरेक्ट रिलेशन, जिसमें क्वांटिटी ये ऐसे लिखे होते हैं, और एक होता है इनवर्स। उसमें क्या होता है? रेसिप्रोकल में लिखे होते हैं ऐसे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वाई से वर्षा होता है। वाई से वर्षा मतलब समझते ही होगे आप लोग, है ना, कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ जाएगी। सपोज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट का। मतलब इसका मतलब ये है कि इफ पोटेंशियल विल इंक्रीजेस देन करंट विल आल्सो इंक्रीजेस। ये कह रहे हैं ये, है ना। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन यही कहता है ओम्स लॉ। डेफिनेशन मैंने इधर लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर इसको अपने कॉपी में लिख सकते हो, है ना। कि ओम्स लॉ क्या कहता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जो हमारा करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगी उस कंडक्टर में तो करंट भी बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। कभी कभी इसका ग्राफ पूछता है, तो देखो ये वी आई ग्राफ मैंने इधर बनाया हुआ है करंट और वोल्टेज का, कि अगर करंट बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। ये लीनियर ग्राफ होता है, आप लोग को पता ही है कि ये जो है लीनियर बन रहा है, कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, ये लीनियरिटी दिखा रहा है। तो ये आप ग्राफ देख सकते हो, यहाँ पे आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो, यहाँ पे करंट लिख सकते हो। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि स्टेट ओम्स लॉ और ड्रॉ द वी आई ग्राफ और ओमिक कंडक्टर। तो देख लिया आपने कि ओम्स लॉ सिंपल है, कि ओम्स लॉ बस इतना लिखना है आपको कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इन एनी करंट कैरिंग कंडक्टर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सिंपल है। और आपको ये सिंबल बनाना है और इसके बाद लिख देना है। ये लिख देना, आपको स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, सिंबल में भी लिख सकते हो कि इफ वन क्वांटिटी विल बी इंक्रीजेज अनदर विल आल्सो इंक्रीज। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा। यही हमें ओम्स लॉ से पता चलता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉरवर्ड करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये मैं क्या कह रहा है ना। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अगेन, रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, है ना। दो टर्म है, सुनने में सेम लगता है बट दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है, और उसके वजह से आपको कंफ्यूजन होती है कई बार।
कि रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है। अगर आप रेजिस्टेंस को देखोगे, है ना, रेजिस्टेंस को आप देखोगे, रेजिस्टेंस, इसको ना मैं आपको थोड़ा सा फ्रिक्शन से जोड़ के पढ़ाता हूँ, है ना, क्योंकि दोनों जो है वो सिमिलर कंसेप्ट है। देखो, होता क्या है कि आप मोशन में पढ़े होगे कि जब कोई भी मोशन होती है, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ए से ये बी की तरफ जा रहा है ना, तो मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या करता है, जिस सरफेस पे वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, मतलब उस मोशन को वो रोकना चाह रहा होता है। और इसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। आप इसमें अगेन पढ़े होगे बचपन में, है ना, तीन टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक, है ना, रोलिंग, है ना, ये सब फ्रिक्शन पढ़े होगे आप लोग। तो हमने देखा कि फ्रिक्शन का काम क्या है कि वो मूविंग ऑब्जेक्ट को उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के रोकना। कोई भी ऑब्जेक्ट तभी मूव कर सकती है जब वो फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर सके, मतलब उसके ऊपर जा सके, तभी। मान लो कि इधर 10 न्यूटन वो फोर्स लगा रहा है ना, 10 न्यूटन आगे की तरफ, और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन बैकवर्ड की तरफ, तो इफेक्टिवली वो बॉडी 5 न्यूटन के फोर्स से आगे बढ़ेगा। अगर ये दोनों बराबर हो गया, बॉडी का फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, तो वो बॉडी मूव नहीं कर सकता। ठीक है। ऐसे हम रेजिस्टेंस में देखते हैं। रेजिस्टेंस, जैसे हमने फ्रिक्शन को मोशन से कनेक्ट करके देखा, फ्रिक्शन को किससे कनेक्ट करके देखा? मोशन से। ऐसे हम रेजिस्टेंस को देखेंगे करंट से। किससे? करंट से। जिस तरीके से फ्रिक्शन जो है मोशन को रोकता है, ऐसे ही जो रेजिस्टेंस है वो करंट को फ्लो होने से रोकता है। क्या होता है? करंट को फ्लो होने से ये रोकता है ना। हाँ। तो रेजिस्टेंस का मेन पर्पस क्या है, मेन काम क्या है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को जो रोकता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं आर से। इसका जो, अगर हम आप यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होता है? ओम। मान लो कि आपको अगर दिखाना हो तो कितने में कैसे दिखाओगे आप? जैसे 5 ओम दिखा सकते हो, 10 ओम दिखा सकते हो, है ना। ये सिंपल यूनिट है, याद रखना है आपको कि ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, आप लोगों ने ओम्स लॉ में पढ़ा होगा, पीछे मैंने अभी बताया था कि जो वी है वो प्रोपोर्शनल है आई के। क्लियर है? अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए ना हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट डालते हैं यहाँ पे। ये बेसिक है कि मान लो कि कोई भी चीज दूसरे के प्रोपोर्शनल है, उस प्रोपोर्शनल सिंबल, क्योंकि प्रोपोर्शनल को तो हम इक्वेशन में यूज नहीं कर सकते ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन में अगर ऐसा रहे, मान लो कि 5 ओम और प्रोपोर्शनल 2 एम्पियर, कैसे सॉल्व करोगे आप? ये पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना। न्यूमेरिकल हम जब भी सॉल्व कर देंगे जब ये प्रोपोर्शनैलिटी को हम क्या करें, हटा सकते हैं। तो कैसे हटाते हैं ये देखो आप। ये v है, अच्छा हटेगा, प्रोपोर्शनल को रिप्लेस वही करेगी जो होगा कांस्टेंट, जो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, है ना। ठीक है। देखो, अब क्या है कि यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल को रिप्लेस करता है वो करता है रेजिस्टेंस। कौन करता है? रेजिस्टेंस। वो पता है कि किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होती है? फिक्स होती है ना। अगर फिजिकल क्वांटिटी सारी चीजें फिक्स रही, तो अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। लेंथ को अगर आप इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर सारी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रही तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है जब भी हम प्रोपोर्शनल के सिंबल को रेजिस्टेंस से हटाते हैं। और यहाँ से ओम्स लॉ से ही हमारा फॉर्मूला बन के आता है V इक्वल टू आई आर। क्लियर है क्या? तो ये एक हमारा इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं जब कभी भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो ये थोड़ा सा काम आ जाता है हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है। ठीक है। तो अब क्या है ना कि हम देखते हैं यहाँ पे कि जो भी हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो आपसे कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि रेजिस्टेंस बताओ कि कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, किसको इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, है ना। तो जनरली आपको 4 चीजें याद रखनी है। कितनी? 4 चीजें याद रखनी है कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। ओके। उन 4 चीज में क्या है? सबसे पहले आपको याद रखना है लेंथ। क्या याद रखना है? लेंथ याद रखना है आपको। देखो, फैक्टर अगर हम देखेंगे, फैक्टर अगर हम देखेंगे रेजिस्टेंस का, तो सबसे पहले हमको दिखाई देगा लेंथ, है ना। तो लेंथ कैसे इफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को? अगर आप क्या कर सकते हो, लेंथ ना आप ये सिंबल से याद रख सकते हो बस। लेंथ जो है
वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ये सिंबल का मतलब अभी बताया था, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब अगर ये बढ़ेगी, लेंथ अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। एक ये फैक्टर था। दूसरा फैक्टर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होता है, देखो मान लो कि ये कोई वायर है हमारा, है ना, ये कोई जो है वो वायर है। तो ये जो हमारा एरिया है, ये वाला एरिया, ये है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है ना, कि ये जो है हमारा डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस का। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगा, मान लेते एरिया बढ़ेगा, तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यही मतलब होता है आपका इनवर्स प्रोपोर्शनल का। तो एक हमने लेंथ देख लिया, लेंथ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। दूसरा देख लिया कि एरिया पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। दोनों में कैसे करता है, तो लेंथ में डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। एरिया की बात करेंगे तो एरिया में जो है इनवर्स रिलेशन है ना। अगर रेसिप्रोकल करके लिखा हो तो समझना है आपको कि इनवर्स रिलेशन है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। थर्ड चीज है जिसको हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको लिखना है, थ्योरी में लिखना है कि ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। इस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। ऑब्वियस सी बात है ना, कि मान लो कि अगर कोई मटेरियल ऐसा है कि मान लेते हैं कि कॉपर है, क्या है, कॉपर है, एल्युमिनियम है ना, अगर हम बात करें तो सिल्वर है ना। तो ये सब में क्या होता है ना, कि सिल्वर आपको पता है बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का। तो इसके जो ये में जो मटेरियल है, इसमें क्या होगा कि रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है कि जो जितना ज्यादा कंडक्टर होगा, वो उसमें उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस कम होगी। क्यों, सिंपल सा लॉजिक है। अगर सिल्वर बहुत ज्यादा करंट पास करवा रहा है अपने थ्रू, मतलब उसमें करंट रोकने वाला कम है, और करंट को रोकता कौन है, तो रेजिस्टेंस। मतलब सिल्वर में रेजिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। ये चीज समझ आ रही है आपको। हाँ। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो मटेरियल होंगे आपके, वो अलग अलग तरीके से जो है अफेक्ट करेगा किसको, रेजिस्टेंस को। क्लियर है क्या। हाँ। नेक्स्ट क्या हमारा, टेम्परेचर। ये मैंने थोड़ा देर पहले भी बताया था आपको कि टेम्परेचर जो है वो कैसे अफेक्ट करता है। देखो अगर हम बात करेंगे, टेम्परेचर अगर बढ़ेगी, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो हम ना अभी एक तो क्वेश्चन कर रहे हैं थ्योरी में, थ्योरी क्लास तो मैं नहीं ले रहा हूँ अभी आपका प्रॉपर, लेकिन थोड़ा सा अगर समझोगे तो समझ सकते हो कि कैसे वो करता है। जो टेम्परेचर है वो, पहले तो लिख लेते हैं कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के, है ना। अभी बता दिया था कि डायरेक्ट का मतलब क्या होता है। एक बार और लिखता हूँ कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगी, तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशन का। क्लियर है क्या। ठीक है, अभी आप इतना याद रख लोगे, सिंस आपका पेपर अभी 2 4 5 दिन में ही है, तो ज्यादा कंसेप्ट नहीं भी याद रखो, आप बस क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं वो करना सीख जाओ, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अभी भी, है ना। तो ये था हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में देख लिया हमने, रेजिस्टेंस ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो करंट के फ्लो को रोकता है। रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं आर से। इसको जो यूनिट है वो है हमारा ओम, इसको ओम बोलते हैं। ये 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक लेंथ पे, एक एरिया पे, एक नेचर ऑफ मटेरियल पे, और एक टेम्परेचर पे। इसमें हमने देखा कि लेंथ, टेम्परेचर, इस पे डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। और इस पे इनवर्स रिलेशन है, और नेचर ऑफ मटेरियल को हमने अलग से देख लिया। ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है, रेसिस्टिविटी। क्या है, रेसिस्टिविटी, है ना। ये रेसिस्टिविटी, रेजिस्टेंस तो हमने देख लिया, अब ये है रेसिस्टिविटी। देखो अब रेसिस्टिविटी, ये सब तो क्या था ना हमारा, ये जो था रेजिस्टेंस जो था, ये तो डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी था, है ना, जो हमें दिखता है, जो हम मेजर करते हैं। लेकिन जो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी क्या है ना, कि ये एक प्रॉपर्टी है, इसको हम बोल सकते हैं इनविजिबल प्रॉपर्टी है। जब मटेरियल बनता है उसी समय ये डिसाइड हो जाता है कि इसमें कितनी रेसिस्टिविटी होगी, है ना। तो रेसिस्टिविटी क्या है, ये प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का,
जो हमको बताता है कि वो कितना स्ट्रांगली अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। कि मान लो कि ये जो है आयरन है, ये क्या है हमारा आयरन है ना। अगर ये बहुत स्ट्रांगली करंट के फ्लो को रोकता है कंपेयर टू सिल्वर, है ना। ये क्या है सिल्वर है और ये क्या है आयरन है ना। हमें पता है कि आयरन में कम करंट फ्लो होता है कंपेयर टू सिल्वर, क्योंकि ये बेस्ट कंडक्टर है। तो यहाँ पे इस आयरन मटेरियल का ये प्रॉपर्टी है कि ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ज्यादा करके करंट के फ्लो को रोक रहा है। इसका मतलब आयरन की रेसिस्टिविटी ज्यादा है। तो रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी, रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल that tell us how strongly the material opposes the flow of current। ये बात समझ आया। तो आपको बस ये प्रॉपर्टी वर्ड यूज करना है ना, ये वाला वर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यूज करना है किसका, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये वर्ड यूज करना है आपको, इतना इनफ है ना। ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। यूनिट पता ही आपको, रो। यूनिट क्या होता है, रो, RHO ये होता है। क्लियर है क्या। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। ये सारा जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आने के 99% चांसेस है कि इन सब टॉपिक से क्वेश्चन आता है, हर बार ही आता है। देखो अब यहाँ पे आ गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बता दिया था डिटेल में कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है। यहाँ भी आप डिफरेंस देख सकते हैं। डिफरेंस में पहला क्या है, देखो जो आपका रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। किस चीज का प्रॉपर्टी है, जो रेजिस्टेंस है हमारा, रेजिस्टेंस जो है ये है कंडक्टर का प्रॉपर्टी। क्लियर, ओके। तो रेसिस्टिविटी क्या है, जो रेसिस्टिविटी है हमारा, है ना, रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये किसका प्रॉपर्टी है भाई, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है। पहले भी बताया था, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे अगर आप जाके देखो तो आप देख सकते हो कि जो हमारा रेसिस्टिविटी है ना, रेसिस्टिविटी देख लो आप। रेसिस्टिविटी यहाँ पे भी मैं बताया था मैंने कि रेसिस्टिविटी जो है वो प्रॉपर्टी है किसका, मटेरियल का। ओके। तो यही आपको याद रखना है कि कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस, बट रेसिस्टिविटी जो है वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज क्या बताया था मैंने, देखो अब जैसे रेजिस्टेंस देखोगे आप, है ना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखोगे तो ये क्या होता है, रो एल अपॉन ए, है ना, रो एल अपॉन ए। ओके। देखो ये कहाँ से आया है, सिंपल सा लॉजिक है, पिछले क्वेश्चन में भी समझ सकते हैं लेकिन कोई नहीं, यहाँ बता देता हूँ मैं कि जो रेजिस्टेंस था वो प्रोपोर्शनल था लेंथ के, और यही रेजिस्टेंस जो था वो इनवर्स प्रोपोर्शनल था ए के। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या बन रहा है, जो रेजिस्टेंस है वो ऐसा बन रहा है, प्रोपोर्शनल बन रहा है लेंथ के और इनवर्स बन रहा है एरिया के। बताया था मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि जब जब कभी भी हमें प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाना हो तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लाते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा रेसिस्टिविटी, और ये बनेगा हमारा आर रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला से भी आपको समझ आ रहा होगा कि जो रो है, मतलब ये जो रेसिस्टिविटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है क्या, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट किसको बोलेंगे, जो किसी फैक्टर पे डिपेंड ना करे, जिसको कोई भी फैक्टर चेंज ना करे, वही होता है कांस्टेंट। मतलब अगर जो रेजिस्टेंस है हमारा वो सीधा सीधा डिपेंड करता है ना लेंथ पे और किस पे, एरिया पे। मतलब इन दोनों पे डिपेंड करता है, ये बढ़ेगा घटेगा तो ये रेजिस्टेंस भी घट जाएगा और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें रेसिस्टिविटी की तो ये ना ही लेंथ पे और ना ही एरिया पे, इन दोनों पे डिपेंड ही नहीं करता। समझ आया क्या। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। पहला डिफरेंस था कि रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है बट रेजिस्टेंस कंडक्टर का है। दूसरा था कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है क्या। हाँ, तो ऐसा याद रखना है आपको। अगर बात करोगे आप इसकी यूनिट की, है ना, तो रेजिस्टेंस का यूनिट जो होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, लेकिन रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। तो ये तीन हो गया, है ना, ये याद रख सकते हो।
तो ये था आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमको डिफरेंस बताना है किस किस के बीच में, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब आप पढ़े होगे तो आपको अच्छे से याद होगा कि दोनों का प्रूफ भी पूछता है ना, कि जो सीरीज होता है उसको जनरली हम आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, सीरीज में हम क्या लिखते हैं, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 गो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं है ना। लेकिन ये था किसका, ये था सीरीज का। लेकिन अगर पैरेलल का देखोगे आप, इसका पैरेलल का देखोगे तो हमने देखा था आर इक्विवेलेंट क्या था, ये था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ऐसे चलते जा रहा है ना। तो हमें इन दोनों में डिफरेंस बताना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना, कि जितने भी आपके रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस कहने का मतलब जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं ना, सबके सब रेजिस्टेंस होते हैं। मान लो कि ये आपका एक वायर है ना, और इस वायर से बहुत चीजें कनेक्ट है। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि बल्ब कनेक्ट है ना, यहाँ पे बल्ब कनेक्ट है, यहाँ पे जो है वो फैन कनेक्ट है, यहाँ पे क्या है, एसी कनेक्ट है ना। तो सीरीज में क्या होगा कि जितने भी अप्लायंसेस है, यहाँ पे देखा ना, बल्ब है, फैन है, एसी है, सब में सेम करंट फ्लो होगा। मान लो अगर यहाँ आ रहा है 50 एम्पेयर का करंट, तो यहाँ भी 50 एम्पेयर होगा और यहाँ भी 50 एम्पेयर होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसमें, पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है वो करंट सब में सेम नहीं होता। अगर बल्ब की बात करें तो यहाँ अपना मान लो अगर 50 एम्पेयर होगा, फैन में कुछ और होगा, मान लेते हैं हम फैन में 80 एम्पेयर होगा, है ना। अगर हम बात करें एसी में, तो एसी में क्या होगा, एसी में मान लो कि 200 एम्पेयर होगा, अप्रोक्स है ये सब, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो आप देख सकते हो कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इधर किसका है, पैरेलल का है, इधर है पैरेलल कॉम्बिनेशन, इधर क्या है, सीरीज, है ना। तो सीरीज में पहला पॉइंट ये याद रखना है आपको कि यहाँ पे करंट सेम होता है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज सेम नहीं होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कि जो पैरेलल में करंट सेम नहीं होता तो यहाँ वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, है ना। यहाँ वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है क्या। अब इसमें देखते हैं ना, ये ना जो हम दिवाली वगैरह में लाइट लगाते हैं ना, जो हमारा फेस्टिवल होता है उसमें देखते हो आप, लड़ी बोलते हैं इसको, कुछ और भी बोलते होंगे। तो उधर क्या होता है, उधर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उस बल्ब में। इसका दिक्कत क्या पता है, देखो ये सब सीरीज में, मान लो कि यहाँ सर्किट ब्रेक हो गया, है ना। तो क्या होगा, ये यहाँ से था और यहाँ से ये सब तीनों था, बीच में तो ओपन सर्किट हो गया। करंट का तो पता ही है आपको, करंट तभी फ्लो होगा जब सर्किट कैसा हो, क्लोज्ड हो। लेकिन यहाँ सर्किट ओपन हो गया, तो अगर एक अप्लायंसेस भी ब्रेक हो गया, एक अप्लायंसेस भी खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो उसके नेक्स्ट में जितने भी अप्लायंसेस है एक भी वर्क नहीं करेगा। क्लियर है क्या, क्योंकि इसमें सेम करंट फ्लो हो रहा होता है, समझ रहे हो, एक ही चेन से जुड़े होते हैं सब। पैरेलल में ऐसा नहीं है, पैरेलल में अगर आप देखोगे भी, है ना, तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, तो मान लो यहाँ जो है आपका एक दूसरा रेजिस्टेंस है, और यहाँ इसके ऊपर, है ना, ऐसे अगर देखोगे तो यहाँ से ये है, नीचे ऐसे अगर हम देखना चाहे देख सकते हैं, यहाँ जो है तीसरा है ना, इसको हम R1 बोल सकते हैं, इसको R2 बोल सकते हैं, और इसको R3 बोल सकते हैं। क्लियर है क्या, है ना। ये मान लो इधर किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड होगा। अब मान लो कि अगर ये जो है अप्लायंसेस खराब हो गया, है ना, मैं आपको पेन चेंज करके बता देता हूँ। कि मान लो ये जो है, ये R3 वाला है, ये वर्क नहीं कर रहा, है ना। तो फिर भी देखो, इसमें करंट नहीं आ रहा ना, इस वाले वायर में करंट नहीं आ रहा, लेकिन ये देखो, ये तो इसका सर्किट कंप्लीट है, इसका देखो, इसका भी सर्किट कंप्लीट है ना। तो ये और ये फिर भी आपके फंक्शन करेंगे। क्लियर है क्या। तो ये है पैरेलल का एडवांटेज, समझ आया आपको। तो यही था, सीरीज में देख लिया आपने कि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होते हैं, सेम सीरीज से कनेक्टेड होते हैं। अगर एक भी अप्लायंसेस फंक्शन करना बंद किया तो उसके नेक्स्ट में जितने भी अप्लायंसेस है सब फंक्शन करना बंद कर देंगे। तो ये भी आप लिख सकते हो एडवांटेज डिसएडवांटेज में भी। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से जो है उसको
राइट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और बाकी मैंने इधर समझा दिया। ये पोर्शन जो है आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले करके या आप इसको लिख सकते हो, है ना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर वो पूछेंगे तो इस टॉपिक से भी पूछेंगे, है ना। क्योंकि हमने देखा है कि जो करंट है उसके दो इफेक्ट है, आगे ट्वेल्थ में भी पढ़ना है आपको ये सब चीजें, कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, आई लिख देता हूँ, इसके दो इफेक्ट है। एक क्या है, एक है मैग्नेटिक इफेक्ट और एक है हीटिंग इफेक्ट। कहने का मतलब क्या है इसका, सिंपल कहने का मतलब है कि मान लो कि कोई भी वायर है, ऐसे लेते हैं ना, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं 10 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है। तो वायर में अगर टाइम तक करंट फ्लो होगा ना, और यहाँ पे आप कंपास ले जाओ, यहाँ पे क्या ले जाओ, कंपास, है ना, कंपास नीडल ले जाओ यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, ये कंपास नीडल जो है आपके, वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। कंपास नीडल में क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो यहाँ से क्या पता लगा, ये सब एक्सपेरिमेंटल बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि क्या हुआ, साइंटिस्ट ने एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक कंपास ले गया, तो उसका निडल क्या हुआ, डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट हो गया। डिफ्लेक्ट मतलब समझते हो ना, इधर उधर, या वाइब्रेशन या हिलना स्टार्ट हो गया। तो इससे क्या पता चला कि इस वायर में जरूर कोई ऐसा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गया है जिसके वजह से ये कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन हो रही है। तो यहाँ से पता चला कि करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी हो जाते हैं। दूसरा, हीटिंग। हीटिंग तो कॉमन है, हीटिंग इफेक्ट का हम लोग तो बहुत सारे यूज करते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे गैजेट हैं, अप्लायंसेस है जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। एग्जाम्पल के लिए आयरन। आयरन क्या है, करंट में हम उसको कनेक्ट करते हैं, वो उसमें करंट फ्लो होता है, आयरन हीट होता है, उससे हम कपड़े पे आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं। दूसरा, अगर देखोगे तो आप जो हमारे ओवन वगैरह होते हैं ना, ओवन हो गया, और क्या होता है बताओ, और जो होता है हमारा वो आयरन रॉड हो गया, जिससे हम क्या करते हैं, ठंड में पानी गर्म करते हैं। तो वो सब क्या है ना, हीटिंग इफेक्ट ही दिखा रहा है, इसको यूज करते हैं हम, करंट का हीटिंग इफेक्ट वाले प्रॉपर्टी को यूज करते हैं हम इन सब गैजेट में। ऐसे ही आपको याद रखना है कि करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, हीटिंग इफेक्ट भी होता है। अभी यहाँ पे जूल्स लॉ ने जो बताया था वो हीटिंग इफेक्ट के बारे में बताया था, तो हम यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट देख रहे हैं। क्या कहता है ये, कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होता है ना। ये किसने बताया था, जूल्स ने बताया था। और यहाँ पे उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, है ना, जिसको जूल्स लॉ के थ्रू उन्होंने जो इक्वेशन दिया था वो क्या है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई बात समझ में, तो ये है हमारा जूल्स लॉ, कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर कुछ टाइम तक अगर करंट फ्लो होगी तो उसमें क्या, कौन सी इफेक्ट आ जाएगी, हीटिंग इफेक्ट आ जाएगी। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट कैसे आएगी, हीटिंग इफेक्ट जो है, ये जो है वो करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे, इन तीनों पे डिपेंड करेगा। एक बार एग्जांपल से देख लेते हैं, कि मान लेते हैं कि जो हमारा करंट है वो 2 एम्पेयर है, रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम है, और टाइम भी ले लेते हैं कि 2 सेकंड तक वो फ्लो हुआ। तब अगर हमें देखना है कि सर्किट से कितना हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगी, हम सिंपल इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे, जहाँ पे ये 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर ये 2 और ये 2, तो कितना हो रहा है, 4 इंटू 4, तो ये हो गया 16 जूल। इतना हीट प्रोड्यूस होगा अगर 2 एम्पेयर के 2 एम्पेयर का करंट हो, उसमें रेजिस्टेंस 2 ओम का हो और टाइम हो 2 सेकंड का हो। अगर यही अगर हम बढ़ाते हैं ना, इस बार हम जो करंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम 3 एम्पेयर का, रेजिस्टेंस भी ले लेते हैं 3 एम्पेयर का, और टाइम भी ले लेते हैं हम 3 सेकेंड। फिर देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे अगर हीटिंग इफेक्ट देखोगे, 3 का स्क्वायर प्लस इंटू 3 इंटू 3, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 9, और ये दोनों मिलके कितना हो गया 9, ये हो गया 81 जूल। आपने देखा कि जैसे ही इनमें से जो भी क्वांटिटी बढ़ रही है, अगर करंट बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, तो देख लो कितना का डिफरेंस आ गया, 16 यहाँ था और 81 यहाँ है, मतलब टाइम, रेजिस्टेंस और करंट के साथ हीट भी बढ़ेगी, है ना। इसलिए इक्वल टू में लिखा है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ये। समझ आ गया आपको कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, सिंपल सा लिखना है आपको, कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होती है तो उसमें एक हीटिंग इफेक्ट आ जाती है। क्लियर है, जूल्स लॉ के बारे में यहाँ से है, H इक्वल टू आई आई स्क्वायर आर टी, ये इक्वेशन से आप
क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हो। मैं एक न्यूमेरिकल सीरीज भी बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो क्या है, देखो 5वां क्वेश्चन है पावर के बारे में। किसके बारे में? पावर के बारे में। आपको पता है कि जब हम लास्ट में बढ़ते हैं इसी चैप्टर में तो हमें पावर देखने को मिलती है। अच्छा, पावर क्या होता है? सबको पता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। सिंपल लिख सकते हैं आप, रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो डेफिनेशन यहाँ लिखा है मैंने वो भी लिख सकते हैं। जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? पावर। क्लियर है क्या? ठीक है। अब पावर कहाँ से निकल गया? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू वी आई। अगेन देखो, अब ये जो वी आई है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपने ओम्स लॉ से देखा था आई वी इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ में क्या देखा था? वी इक्वल टू आई आर। अगर इसमें अगर आप वी को रिप्लेस करोगे, है ना, वी को किससे रिप्लेस करोगे? आई आर से, तो ये क्या बनने वाला है? वी इक्वल टू आई आर इंटू आई। क्लियर है? ठीक है, तो ये फाइनली क्या बनने वाला है? पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। क्लियर है? तो ऐसे करके भी कभी कभार क्या होता है कि न्यूमेरिकल में हमें जैसा डाटा गिवन हो हम वैसा यूज करेंगे। कि मान लो यहाँ तो हमें चाहिए था पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, लेकिन हमें पोटेंशियल डिफरेंस करंट ना दे करके उन्होंने दे दिया करंट और रेजिस्टेंस, फिर भी हम पावर निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या? पावर का सिंपल सा मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। जिस रेट से वर्क हो रही है उसी को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। अगर आप डेफिनेशन में भी देखोगे तो देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक पावर जो होती है वो रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, या फिर यहाँ से देख लो रेट वर्क इज डन इन एन इलेक्ट्रिक करंट। तो आप ये और वाला भी पढ़ सकते हो और ये इधर वाला भी पढ़ सकते हो, है ना। फॉर्मूला बता ही दिया मैंने आपको, वी आई होता है, इसमें ज्यादा कुछ देखना रहता नहीं है। अगर आप यूनिट की बात करोगे, है ना, यूनिट की बात करोगे तो यूनिट होता है वॉट। क्या होता है? वॉट। इसको डब्लू लिखते हैं। जब हम ज्यादा क्वांटिटी पे जाएंगे तो किलो वॉट भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? किलो वॉट, है ना। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, आप समझ सकते हो। यहाँ पे कभी कभी पूछता है 1 वॉट क्या होता है, 1 एम्पेयर क्या होता है, 1 न्यूटन क्या होता है। पहले पूछता था, है ना, नाइन्थ में न्यूटन तो पूछता है ना, व्हाट इज 1 न्यूटन। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज 1 एम्पेयर। डेफिनेशन में आएगा, देखो अब आराम से समझो। 1 एम्पेयर पूछा जाएगा, एक पूछा जाता है आपको, अगर पावर यहाँ पे देखेंगे तो वो पूछा जाता है 1 वॉट, है ना, कि 1 वॉट क्या होता है। अच्छा, 1 वॉट क्या है? देखो कॉमन सेंस है, पावर जो है वो होता है वी आई, और ये पता है ये जो भी निकल के आएगा वॉट में ही निकल के आएगा। अच्छा, वन कब आएगा? ये सोचो आप, वन तभी आएगा ना जब यहाँ भी वन हो और वी के पास भी वन हो। मतलब यहाँ मैं वैल्यू पुट करना भूल गया, वैल्यू पुट कर देता हूँ कि 1 वॉट कब आएगा? जब दोनों ही जगह क्या हो, 1 × 1 होगा तभी तो वन आएगा। टू अगर रख देंगे तो ज्यादा ही आ जाएगा, थ्री रख देंगे तो और ज्यादा आ जाएगा, है ना। हमको लाना है 1 वॉट, मतलब हम क्या रख दे यहाँ पे, बार बार मैं वन को आई लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर हमें वन लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? वन लाना है अगर हमें, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस के बदले भी वन लिख सकते हैं और करंट के बदले भी वन लिख सकते हैं। तो 1 × 1 वन ही होता है, सबको पता ही है। तो ये हो जाएगा 1 वॉट। इसी को लिखेंगे कैसे? कि व्हेन 1 एम्पेयर ऑफ करंट flows through a conductor at 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो यही क्या होगा हमारा 1 वॉट। 1 एम्पेयर भी बता देता हूँ यहाँ से क्या होता है। अच्छा, करंट क्या होता है? जो हमारा करंट होता है वो क्या होता है? क्यू अपॉन टी, यही तो होता है, द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज इक्वल करंट। अब देखो अगर ये बोले आपको वन लाना हो, क्या लाना हो? वन, तो यहाँ भी आप लिख सकते हो, है ना, कि व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, तो भी ये क्या आएगा? 1 एम्पेयर। तो ये था हमारा, आज मैंने 5 क्वेश्चन दिखाया आप लोगों को। अगर अभी भी आप थोड़ा सा फोकस हो जाओगे तो आपके अच्छे नंबर बन जाएंगे। मैं नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी ये करवाया मैंने, फिर इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल करवा दूंगा, आप बताओ तो। नहीं तो फिर मैं लाइट और फिर जो हमारे बाकी के फिजिक्स के चैप्टर है वो, और उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सब मैं आज और कल में ही अपलोड कर दूंगा। मतलब अगर यहाँ से अगर आप पूरा साइंस का पोर्शन देखो तो करीब करीब मैं यहाँ से 40 या 45 क्वेश्चन डाल दूंगा। वो भी करके अगर आप चाहते हो तो आपका मैक्सिमम चांस है कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैच हो जाएंगे। ओके।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल के वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।